हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। हम मैथ्स के लिए सीटेट प्रिपरेशन के लिए मैथ्स का कंटेंट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा ज्योमेट्री, जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक पॉइंट क्या होता है। पॉइंट होता है ये सिंबल, एक जस्ट एक डॉट, टाइनी डॉट। जैसे कि ये पेन है तो आप ये पेन की निब देख सकते हो। तो ये जो पेन की निब है ये क्या है, एक पॉइंट है, ये एक डॉट है। ऐसे ही टिप ऑफ द कंपास इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। सेकेंड जो हमारे पास आता है टॉपिक वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसमें कि दो एंड पॉइंट हो और एक ऐसे लाइन बन रही हो। ओके, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होंगी डेट इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट है कि इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसको हम ना या तो यहाँ से एक्सटेंड कर सकते, नहीं यहाँ से। तो सेकंड पॉइंट हमारा बनेगा इट कांट बी एक्सटेंडेड, क्योंकि इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ओके, एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा कि इसको हम लिखेंगे कैसे। तो अगर ये ए बी है तो इसके ऊपर हम ऐसे ये सिंबल बना देंगे लाइन सेगमेंट का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें यहाँ पे ये एक और लाइन सेगमेंट दी गई है सी डी, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे एंड ऊपर हम बना देंगे ये सिंबल लाइन सेगमेंट का। ऑलराइट, जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है लाइन। लाइन होती है ये एक लाइन जिसके कि दोनों साइड पे एरो होते हैं। तो लाइन के बारे में हम क्या लिखेंगे कि इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। और जो लाइन होती है इसको हम दोनों डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइटली ये बढ़ सकती है दोनों डायरेक्शन में। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा इट कैन बी एक्सटेंडेड in both the directions। थर्ड पॉइंट होगा कि हम लाइन को लिखेंगे कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये लाइन है ए बी, तो इसको आप लिखोगे ए बी। अगर आपको एक और ऐसे लाइन दी गई है सी डी, ओके, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सी डी एंड इसके ऊपर आप बना दोगे लाइन का सिंबल। जो फोर्थ हमारे पास आता है वो है रे। एक रे क्या होती है, रे में आपका एक सिंगल पॉइंट होगा एंड एक तरफ से आपकी लाइन जो है वो बढ़ सकती है किसी भी डायरेक्शन में इनफाइनाइटली, बट आपका एक एंड पॉइंट ज़रूर होगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट हैज़ वन एंड पॉइंट। ओके, इट कैन बी एक्सटेंडेड बट ओनली इन वन डायरेक्शन। जो आपकी लाइन थी वो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही थी, लेकिन जो रे है इट कैन बी एक्सटेंडेड इन ओनली वन डायरेक्शन। ये सिर्फ आपकी एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है। एंड इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे जैसे ही हमें ए बी रे गिवन है, ये हमने बनाई हुई है, तो इस पर आप रे का सिंबल बना दोगे। अब इसमें हम और एग्जांपल देखें, जैसे कि आपकी टॉर्च है, ठीक है। तो टॉर्च क्या है, ये हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, हमारा एंड पॉइंट। अब इसमें से ऐसे रेस निकल रही है, ये रेस निकल रही है, इनफाइनाइटली जा रही है। तो जो टॉर्च से रेस निकल रही है, किसका एग्जाम्पल है, आपका रे का एग्जाम्पल है। अब आप देखो कि ये सन है, ओके। तो ये जो सन है ये क्या है, आपका एंड पॉइंट है एंड यहाँ से फिर रेस निकल रही है, ये रेस निकल के
इनफाइनाइटली जा रही है, बिकॉज जब ये धरती पे गिर रही है तो ये धरती के नीचे तक भी जा रही है। बिकॉज हम जब देखते हैं कि अगर हम जब बहुत गर्मियाँ होती है या फिर हम धूप में अगर नंगे पाँव चले तो हमें कितना ज़्यादा गर्म लगता है फर्श, राइट। तो ये क्या है, इनफाइनाइटली, क्योंकि रेस जा रही होती है। तो सन है हमारा एंड पॉइंट, एंड रे हो गई कि ये एक्सटेंड होती जा रही है इनफाइनाइट तक, जो कि हम देख नहीं सकते। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो लेट्स सी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का होती है ये, जब दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलती हैं तो वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। इसके एग्जांपल में जैसे कि एक्स अल्फ़ाबेट देख लो आप इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये कॉमन वर्टेक्स पे या फिर एक कॉमन पॉइंट पे दो लाइन ऐसे मिल रही होती है। दूसरा एग्जांपल देखें तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है और प्लस का साइन है मैथमेटिक्स में। तो ये सब कैसे है, ये हमें क्या शो करते हैं, ये हमें शो करते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इसके बाद आती है हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, जब दो लाइंस कभी भी मीटअप नहीं करती। ओके, तो पैरेलल लाइंस होती है द लाइंस विच डू नॉट मीट। पैरेलल लाइंस का सिंपली मीनिंग है कि देखो, अगर हम लाइन की डेफिनेशन पढ़ें तो ये एंड तक जाके कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर ही जाएगी, लेकिन ये लाइन हमेशा स्ट्रेट चलती है, जिससे कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। एंड इसका जो सिंबल है, फॉर एग्जांपल इस वाली लाइन का नाम है एल और इसका नाम है एम, तो हम ऐसे लिखेंगे डेट एल इज़ पैरेलल टू एम। इसके एग्जांपल में आप देख सकते हो, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक होता है उस पर ये जो आपके वुडन स्लीपर्स लगे हुए होते हैं, मतलब जो आपकी रेलगाड़ी की पटरियाँ हैं जिसके ऊपर रेल चलती है। ओके, तो यहाँ पे ये जो बनी हुई है ये लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल, जो पटरियों में बनी हुई होती है। एंड साथ ही साथ आप ये भी देखना कि जो ट्रैक्स के बीच में जो ये पटरियाँ बनी हुई है, ये पटरियाँ भी एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। इसके बाद आते हैं हम कॉनकरेंट लाइंस पे। कॉनकरेंट लाइंस, तो आपकी कॉनकरेंट लाइंस कौन सी होती है, ये वो लाइंस होती हैं कि मान लो ये एक पॉइंट है और इस कॉमन पॉइंट पे आपकी तीन या फिर तीन से ज़्यादा लाइन मीटअप कर रही है। क्योंकि अगर देखो दो लाइंस मीटअप करेंगी तो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसलिए अगर कभी भी एक कॉमन पॉइंट पे तीन या फिर तीन से ज़्यादा लाइंस मीटअप करती हैं तो हम उसे कहते हैं कॉनकरेंट लाइंस। तो यहाँ पे आएगा द पॉइंट वेयर थ्री और मोर लाइंस इंटरसेक्ट, कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कि तीन या फिर तीन से ज़्यादा लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो होती है हमारी कॉनकरेंट लाइंस। सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्व्स का। सो ये हमारा कौन सा टॉपिक था, ये था हमारा 7th टॉपिक। अब आते हैं 8th टॉपिक पे, जो कि है कर्व्स। तो कर्व्स हमारी होती है दो टाइप की, एक होती है हमारी सिंपल कर्व एंड दूसरी होती है हमारी क्लोज कर्व। जो आपकी सिंपल कर्व होती है इसको हम ओपन कर्व भी कहते हैं। ओपन कर्व होती है जिसमें कि मान लो आप कुछ भी ऐसे डूडलिंग से लाइन बना रहे हो और ये मीटअप नहीं करती, ठीक। ओपन कर्व होगी जैसे कि आपकी ये है तो हमने इसको ऐसे बना दिया या फिर ऐसे बना दिया, आपने कुछ भी, बट आपने इसको एक साइड से ओपन छोड़ दिया, तो ये क्या है, ओपन कर्व। और अगर हम क्लोज्ड कर्व की बात करें
तो ये कैसे भी हो, लेकिन ये एक ना एक बार एक दूसरे से मीटअप कर ही जाएगी। तो ये होती है क्लोज कर्व जो कि बंद होगी एवरी टाइम, ठीक है। एंड कर्व्स क्या होती हैं? डूडलिंग लाइंस, मतलब कि जो हम ऐसे ही कुछ भी बना देते हैं, जैसे कि ये हो गया या फिर ये हो गया, ये सब क्या है? ये कर्व्स हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है एंगल्स का। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये आपको पता होने चाहिए सारे एंगल्स। अगर आपको सारे एंगल्स पता होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले तो हम देखते हैं कि एंगल बनता कैसे। एंगल बनता है हमारा टू रेज से। जब टू रेज एक कॉमन पॉइंट से बन रही होती है तो वहाँ पे जो ये एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल। और एंगल का ऐसे लिखते हैं हम, एंगल ABC, या फिर हम इस वाले एंगल को लिख सकते हैं एंगल CBA। मतलब जहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमेशा आपका मिड में रहना चाहिए। एंड आपके एंगल का सिंबल होता है दिस वन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये क्या है? आपका एंगल है। अब एंगल के भी टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जहाँ पे कि जो एंगल है वो बनता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। मतलब ये 60 डिग्री का एंगल हो सकता है आपका, 75 डिग्री का हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि 85 डिग्री का हो सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक्यूट एंगल का एक्यूट एंगल बनाया। तो ये आपका जो एंगल है ये हमने रख दिया 35 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका होगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे। सो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है जिसमें कि जो एंगल होता है वो हम बनाते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। तो यानी कि एग्ज़ाम्पल में हो जाएगा 105 डिग्री, 135 डिग्री, या फिर 165 डिग्री, 175 डिग्री, आप कुछ भी बना सकते हो। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल का ट्राइंगल। जिस ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि जिसके जो एंगल 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है। थर्ड हम आते हैं राइट एंगल पे। राइट एंगल होता है आपका 90 डिग्री का एंगल, ठीक। तो ये है आपका राइट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपका होता है 180 डिग्री का एंगल। स्ट्रेट एंगल इसलिए कहा गया है इस एंगल को स्ट्रेट, बिकॉज ये बना है आपकी स्ट्रेट लाइन पे। तो ये होता है 180 डिग्री का। देन हमारे पास आता है कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट एंगल होता है वो आपके इक्वल होता है 360 डिग्री के एंगल के, जिसमें कि ये जो एंगल है ये आपका कंप्लीट ऐसे एक सर्कल बनाता है। ऑलराइट, तो ये है आपका कंप्लीट एंगल। उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है रिफ्लेक्स एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ये होता है बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में। तो यहाँ पे जो आप फिगर बनेगी आपकी वो होगी ऐसी, ओके। तो ये एंगल कुछ ऐसे घूम के बनता है। तो मान लो ये एंगल हमने बनाया है 225 डिग्री का। नहीं, ये तो वैसे बनेगा 180 एंड 360 के बीच में आएगा, 270 डिग्री मान लो इसको, ओके। तो ये क्या हो गया? आपका रिफ्लेक्स एंगल हुआ। रिफ्लेक्स एंगल, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो प्रॉपरली शो अप करने के लिए। ये आपका बाहर की साइड पे बनेगा। ये एंगल मान लो आपने बना दिया है 325 डिग्री का। तो ये आपका कौन सा एंगल हुआ? रिफ्लेक्स एंगल। होप सो आपको ये सभी एंगल्स समझ आ गए होंगे। इसके बाद हमारे पास जो एंगल्स आते हैं वो आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ये एंगल्स वो होते हैं जिसमें कि किन्हीं भी दो एंगल्स का सम आपके इक्वल होता है 90 डिग्री के। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो ये जो दो एंगल्स होंगे इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे जिनका सम होगा 90 डिग्री। ओके, तो इससे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि मान लो आपको एक एंगल गिवन है 60 डिग्री का एंड आपको दूसरा एंगल निकालना है और वो एंगल्स है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो हम ऐसे एक इक्वेशन बना लेंगे एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एंगल होगा वो हमें मिल जाएगा कि दूसरा एंगल कौन सा है। तो इस टाइप से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास एंगल्स आते हैं वो आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिसमें कि किन्हीं भी दो एंगल्स का सम आपके इक्वल होता है 180 डिग्री के। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। यहाँ पे भी जैसे हमने ऊपर देखा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वैसे ही आपको बोल देते हैं कि किन्हीं भी कि कोई दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनका सम 180 डिग्री है। तो आपको एक एंगल दे देते हैं और दूसरा एंगल आपको निकालना है। तो आपको इसी टाइप से इक्वेशन बनानी है एंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद लास्ट जो आता है वो होता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिसमें कि अगर दो या दो से ज़्यादा एंगल्स की कॉमन वर्टेक्स है, जैसे कि मान लो ये वर्टेक्स है, तो यहाँ पे एक एंगल, दो एंगल और एक ये एंगल भी मान लो एंड एक ये वाला एंगल बन रहा है। यहाँ पे ये 3 एंगल्स हैं ओ ए। तो जब यहाँ पे दो या दो एंगल्स का सम आपके 180 डिग्री के इक्वल होता है, सॉरी, जब इनके पास कॉमन वर्टेक्स होती है तो हम उन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एडजेसेंट एंगल्स की हम डेफिनेशन लिख सकते हो, इफ़ टू और मोर एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स then they are said to be adjacent। तो हम उन्हें adjacent कहेंगे एंड ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं ये लिख ऐसे डबल एरो का साइन बना रही हूँ। वैसे इसको हम लिखते हैं ताकि इट इम्प्लाइज बोल सके, इसका मीनिंग होता है इट इम्प्लाइज। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बनती है डेट सम ऑफ adjacent angles is always equal to 180 degree, is always equal to 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे अगर ये एडजेसेंट एंगल है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ओके, तो ये थे हमारे कॉमन एंगल्स जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट अब हम एंगल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं आगे, बट मेन था कि आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सो अब जो मेन बातें हैं अब हमें वो देखनी है इस पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग। अब हम आगे पढ़ेंगे एंगल्स की प्रॉपर्टीज़। सो लेट्स कंटिन्यू। सो अब हम पढ़ेंगे हमारा 10th टॉपिक जो कि है हमारा लीनियर पेयर। सो लेट्स कंटिन्यू विद लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होता है हमारा जब कोई भी दो एंगल्स का सम आपका स्ट्रेट एंगल के
इक्वल होता है तो वो पेयर क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर। तो इसको हम लिखेंगे व्हेन टू एंगल्स सम is equal to 180 degree, then that pair is called linear pair। तो यहाँ पे ये दो एंगल्स जो बन रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं लीनियर पेयर यानी कि LP। ये आपका जब आपको एंगल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तब बहुत काम आएगा। नेक्स्ट हम आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये होते हैं जब दो लाइंस, ओके, जब कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है और फिर वहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट पेयर होते हैं या फिर ऑल्टरनेट में जो अपोजिट पेयर होगा वो आपका इक्वल होता है एक दूसरे के। तो इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, इसको नाम दे दो 3, इसको नाम दे दो 4। ये लाइन हो गई L एंड M। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट कर रही है एंड दे हैव ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, और अगर उसमें ऑल्टरनेट पे अपोजिट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, देन दे आर इक्वल। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट पे कौन से एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2 है, और इधर ऑल्टरनेट पे एंगल 3 और एंगल 4। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल 1 होगा आपका एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 होगा आपके एंगल 4 के इक्वल थ्रू व्हाट, VOA विच इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है पैरेलल लाइंस के ऊपर जो आपके बनते हैं एंगल्स। ये आपका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके आप देखोगे ऑलमोस्ट 3 से 4 टाइप्स के एंगल्स, ठीक है, और इसमें आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी। तो सबसे पहले तो हम एंगल्स ऑन पैरेलल लाइंस के लिए पहले हम देखेंगे ट्रांसवर्सल क्या होता है। इसमें ये एक टर्म है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल वो होती है जब एक स्ट्रेट लाइन पास होती है दो पैरेलल लाइन से। इफ अ स्ट्रेट लाइन passes through the parallel lines then it is said to be transversal। तो मुझे ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब वो पैरेलल लाइंस आपकी 3 भी हो सकती है या फिर 2 भी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर उन पैरेलल लाइंस के ऊपर जो लाइन पास अप होगी उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। तो आप ये देखो कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये लाइन L जो है वो M के पैरेलल है। तो यहाँ पे ये जो लाइन पास अप हो रही है इसको नाम दे दो O। तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे L अगर M के पैरेलल है तो जो A है वो आपकी होगी ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपकी होगी ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, अब नेक्स्ट इसमें जो हमें पॉइंट याद रखना है कि जब एक
ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस पे मीटअप करती है तो वो 8 एंगल्स को फॉर्म करती है। तो वो क्या करती है, 8 एंगल्स को फॉर्म करती है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इनके हम नाम दे देते हैं 5, 6, 7, 8। ठीक है। तो जब भी एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस पे पास आउट होगी तो वो कितने एंगल्स बनाएगी, आपके 8 एंगल्स को वो फॉर्म अप करेगी। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो कि आपके ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, वो इक्वल होते हैं, तो वो उन्हीं एंगल्स को हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप देख रहे हो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो ट्रांसवर्सल है इसकी ये वाली साइड होगी लेफ़्ट साइड एंड ये वाली साइड होगी आपकी राइट साइड। ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे जो सेम साइड पे ऑल्टरनेट में जो एंगल्स हैं वो होंगे एक दूसरे के इक्वल एंड उन एंगल्स को हम कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल 4 है आपके एंगल 8 के इक्वल और जो एंगल 3 है वो है आपके एंगल 7 के इक्वल। ओके। और यहाँ पे एंगल 1 है आपके एंगल 5 के इक्वल, एंगल 2 है आपके एंगल 6 के इक्वल। तो इसकी हम डेफिनेशन देंगे, द ऑल्टरनेट एंगल्स on the same side of transversal are equal and said to be corresponding angles। तो आपको अब इस डेफिनेशन से समझ जाओ कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे जब दो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होंगे तो वो बनाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट हमारा आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो लेट्स सी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में है, देखो इनका मतलब होता है अंदर, ठीक है, इन मतलब इनसाइड। तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं जो ट्रांसवर्सल जा रही है तो इसमें हम ये बाहर का भूल जाएंगे और अंदर की बात करेंगे यानी कि इनसाइड। ऑल्टरनेट पे समझ जाओ, तो ऑल्टरनेट पे क्या है, एंगल 3 के ऑल्टरनेट पे एंगल 5 और जो एंगल 2 है उसके ऑल्टरनेट पे है एंगल 8। तो इसके जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं इंटीरियर में वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 3 आपका एंगल 5 के इक्वल है और जो आपका एंगल 2 है वो एंगल 8 के इक्वल है। तो ये तो हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो अब इसमें हमारी एक और प्रॉपर्टी आती है कि अगर सेम साइड ऑफ जो ट्रांसवर्सल है उसके जो अंदर के दो एंगल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर की बात हो रही है, तो अगर इंटीरियर के जो दो एंगल्स होंगे उनका सम ऑलवेज होगा 180 डिग्री। तो डैट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 5 होगा आपका 180 डिग्री के और एंगल 3 प्लस एंगल 8 होगा आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, हैशटैग लगा के लिख लेते हैं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल is always 180 डिग्री। ओके।
क्योंकि सेम साइड की बात हो रही है एंड इंटीरियर एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो इंटीरियर एंगल्स है सेम साइड पे, इन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है। थर्ड जो हमारा है एंगल्स ऑन पैरेलल लाइंस में, ये आपका आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के लिए एक बार हम पीछे देखते हैं, ये वाली फिगर दोबारा से बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमारी ये तो लाइन है एल एंड एम, इस पे ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि है ए। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे दो आई मीन 8 एंगल्स हैं, तो इनकी हमें नंबरिंग करनी है। सो नंबरिंग हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात हो रही है एक्सटीरियर की। इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड, एक्सटीरियर का मतलब होगा बाहर। यानी कि अब हम ये अंदर के एंगल्स नहीं देखेंगे, हम बाहर के एंगल्स को देखेंगे। ऑलराइट, तो ये जो बाहर के एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट में जो एंगल्स हैं बाहर, वो होंगे इक्वल। डैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। यानी कि एंगल 1 होगा एंगल 7 के इक्वल और एंगल 4 होगा आपके एंगल 6 के इक्वल, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट पे है एंड एक्सटीरियर पे है। अब जो प्रॉपर्टी हमने इंटीरियर एंगल्स के लिए पढ़ी है वही एक्सटीरियर में भी एप्लीकेबल है, कि अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे जो आपके एक्सटीरियर में एंगल्स हैं उनका सम ऑलवेज होगा 180 डिग्री। तो दैट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लिख देते हैं द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ on a same side of transversal is always 180 डिग्री। मतलब आपके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे होना चाहिए और एक्सटीरियर में होना चाहिए। तो ये वाली साइड है आपकी राइट साइड एंड ये साइड है ट्रांसवर्सल की लेफ़्ट साइड। तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर में आपके एंगल्स है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे, तो वो है एंगल 1 और एंगल 6। और अगर इधर की बात करें सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे लेफ़्ट साइड पे एक्सटीरियर में कौन सा एंगल है, एंगल 4 और एंगल 7। तो इसलिए इनका सम होगा 180 डिग्री। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट जब हम बात करेंगे पॉलीगन्स की, सो पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है इट इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। कोई भी पॉलीगन जो कि होता है वो लाइन सेगमेंट से बनता है एंड ये हमेशा एक क्लोज फिगर होती है। तो अब आपको ये बात याद रखनी है। ऑलराइट, सो पॉलीगन्स के बारे में आपसे हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन के लिए मतलब जनरली देखा गया मैक्सिमम टाइम्स आया है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या है? ये हमसे पूछते हैं कि आपको कोई भी एक मतलब आपको साइड्स निकालनी है किसी भी रेगुलर पॉलीगन की। जब आपको एक एक्सटीरियर एंगल गिवन होता है और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ना बोल के सीधा ये भी दे सकते हैं
कि जब आपको कोई एंगल गिवन है तो आप उसकी साइड कैसे निकालोगे उस पॉलीगन की, जब आपको एक एंगल गिवन होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है कि जब हमें ऐसे क्वेश्चन है तो क्या करना है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना कि जो टोटल मेजर होता है सभी एक्सटीरियर एंगल्स का एक पॉलीगन के अंदर, वो हमेशा इक्वल होता है 360 डिग्री के। ठीक है, और हमेशा फिर हमें क्या करना है कि हमें डिवाइड करना है 360 को गिवन एंगल से। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एंड अभी जब हम ये चैप्टर फिनिश होने के बाद इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़रूर देखेंगे। ओके, मतलब मान लो कि आपको कोई भी एंगल गिवन है, ठीक है, तो हमने ये एक्स दे दिया, गिवन एक्सटीरियर एंगल, जो आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो आपको बस डायरेक्ट डिवाइड करना है, देन आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी। ओके, नंबर ऑफ साइड्स आपको फिर मिल जाएंगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था पॉलीगन कंसेप्ट के अंदर। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आपको ये फिगर गिवन है, ठीक है, इसका नाम दिया है ABC, तो ये एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल होता है जिसमें कि आपको 3 साइड्स गिवन होती है, जिसमें कि आपको 3 वर्टिसेस मिलेंगी और आपको 3 एंगल्स भी मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो वर्टेक्स है वो क्या क्या है हमारे, वर्टेक्स है आपकी A, B एंड C। आपके एंगल्स क्या है, आपके एंगल्स हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C। और यहाँ पे जो आपकी साइड्स है वो है आपकी AB, BC, CA। ट्राइंगल्स को हम 2 फॉर्म्स में देखते हैं जब हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि साइड्स के बेस पे आपका एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो साइड्स के बेस पे आपके पास होते हैं 3 ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले आता है आपके पास स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में आपकी जो साइड्स होती है ये तीनों ही डिफरेंट होती हैं। ABC, इसको हमने दे दिया 5 सेंटीमीटर, इसको आप दे दो 7 सेंटीमीटर एंड इसको आप दे दो 3 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको क्या रखना है कि ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। जिस ट्रायंगल में आपकी सारी साइड्स डिफरेंट मेजर की है वो आपका होगा स्केलेन ट्रायंगल। नेक्स्ट आपका आता है साइड्स बेस पे आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जहाँ पे कि आपकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती है। इसको दे दो 6 सेंटीमीटर, ये भी दे दो 6 सेंटीमीटर एंड ये आप दे दो 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको आप लिखोगे वेयर 2 साइड्स आर इक्वल, जहाँ पे कि आपकी 2 साइड्स इक्वल होती है एंड एक आपकी साइड डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे क्या इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू AC एंड यहाँ पे आपकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती स्केलेन ट्रायंगल में। आइसोसेलेस में आपके 2 साइड्स इक्वल होती है तो वो हमने लिख दिया। थर्ड हमारा जो साइड्स के बेस पे एंगल आता है वो है आपका इक्विलेटरल
ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है कि जो आपकी तीनों साइड्स होती हैं वो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं एंड आपके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो आप इसको कैसे लिखोगे? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। आपके तीनों एंगल्स इक्वल है और यहाँ पे आपकी तीनों साइड भी इक्वल है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ओके, तो ये तो थे आपकी साइड्स के बेस पे तीनों ट्राइंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ट्राइंगल्स एंगल के बेस पे। एंगल्स के बेस पे हम ट्राइंगल्स में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा कि आपके जो तीनों एंगल्स हैं वो तीनों एंगल्स आपके होंगे 90 डिग्री से छोटे। All the angles are less than 90 डिग्री। जिसमें ट्राइंगल में आपके सभी एंगल्स किसके इक्वल है, सॉरी किससे छोटे हैं, 90 डिग्री से, तो वो होगा आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जिस ट्रायंगल में आपका कोई एक भी एंगल जो है वो आपका किससे बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो वो आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वो आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसके बाद जो हमारा लास्ट एंगल ट्रायंगल है वो है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। एनी वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो आपको ये याद रखना है एंड इसके बेस पे आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। इसके बाद अब हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है। इंटीरियर एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है इसमें ये एप्लीकेबल होती है ऑलवेज एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपकी जो दो साइड्स इक्वल है, इसके इनके अपोजिट में जो एंगल बना हुआ होता है वो दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन एन आइसोसेलेस triangle the angles opposite to the equal sides are equal।
तो यानी कि ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है तो इनके अपोजिट में जो एंगल होंगे, यानी कि एंगल ए बी सी और एंगल बी सी ए, एंगल बी और एंगल सी, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो ये थी हमारी इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। इसके बाद जो हमारे ट्राइंगल्स को लेके नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक ट्राइंगल के अंदर यानी इंटीरियर में जो 3 एंगल्स हैं, इन तीनों एंगल्स का सम जो होगा ऑलवेज वो होगा 180 डिग्री। फिर चाहे वो ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल है या फिर वो आपका ट्राइंगल स्केलर है, कोई भी ट्राइंगल हो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा आपकी होगा 180 डिग्री। तो इसको आप कैसे लिखोगे, द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स of a triangle is always 180 डिग्री। तो डैट मीन्स यहाँ पे आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा 180 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट जो हमारी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वो है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, अगर हम इसकी कोई भी एक साइड को एक्सटेंड कर दें तो एक्सटेंड करने के बाद बाहर जो एंगल बनेगा ये इक्वल होगा इसके जो अपोजिट में 2 एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं यानी कि आगे बढ़ा देते हैं, देन द एक्सटीरियर एंगल so formed is equal to the sum of opposite two interior angles। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको नाम दे दें एंगल 1 और इसको नाम दे दें एंगल 2 और 3, तो ये जो एंगल 1 आपका एक्सटीरियर में बना है इसके अपोजिट में ये जो एंगल 2 और 3 है इनके सम का ये इक्वल होगा। डैट मीन्स कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1। ये भी बहुत बार एप्लीकेबल होती है आपके एंगल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। जो भी मैं हैशटैग में लिखवा रही हूँ ये समझ लो कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारी जो ट्रायंगल्स को लेके थ्योरम आती है वो लास्ट है जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपकी एप्लीकेबल होती है हमेशा राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। अगर ये ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की यानी कि जो ये वाली साइड है ट्रायंगल की ये ऑलवेज इक्वल होगी बाकी 2 साइड के सम के, ए बी सी। तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस,
लॉन्गेस्ट साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। जो आपकी हाइट होती है उसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। और बेस तो आपको पता है, और इसमें एक आपका होता है बेस जिसके ऊपर की ये ट्रायंगल फॉर्म है। तो यहाँ पे जो बेस है वो है आपका BC, जो आपका एल्टीट्यूड है वो है आपका AB, और जो आपकी हाइपोटेनियस है वो है आपकी AC। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपका एक फॉर्मूला बनता है कि जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है वो इक्वल होगी आपके बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के। तो ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, क्वेश्चन भी आया इससे, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये अब हमारा ट्रायंगल्स का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है क्वाड्रिलेटरल्स का। सो हमारा न्यू टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है कोई भी फिगर जो कि बनी हुई होती है आपकी 4 लाइन सेगमेंट से, उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अ फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी बनती है कि जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंटीरियर एंगल्स जो होंगे उन सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अंदर के जो ये एंगल्स होते हैं इनका सम होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। तो पहला जो हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम ऐसा दिखता है। ओके, ये दिखता है ऐसा। तो जो पैरेललोग्राम है इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि जो आपकी अपोजिट साइड्स है वो आपकी होती है पैरेलल। जो आपके अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होने के साथ साथ आपके होते हैं इक्वल। एंड जो इसके अपोजिट में एंगल्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड इसके अंदर ये जो दो ऐसे डायगोनल बन रहे हैं ये क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यानी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल होता है जब किसी भी एक फिगर के अंदर जो हम दो कॉमन पॉइंट्स हैं और हम उन दोनों कॉमन पॉइंट्स को मिला रहे हैं तो वो होते हैं डायगोनल्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो अपोजिट साइड्स हैं वो है AB जिसके पैरेलल है आपकी CD। एंड अगर एक और देखें तो आपकी ये पैरेलल होंगी AD इज़ पैरेलल टू BC। ठीक है, ये तो आपकी है पैरेलल। सेकंड चीज़ अगर हम देखें तो आपकी AB साइड है इक्वल CD के एंड आपकी AD साइड है इक्वल BC के। ओके, और अगर हम यहाँ पे एंगल्स की बात करें तो एंगल A आपका इक्वल है एंगल C के एंड आपका एंगल B इक्वल है एंगल D के। एंड जो आपके डायगोनल्स है वो है DB एंड AC। DB एंड AC। ओके, ये बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये भी इक्वल है आपस में। मतलब ये जितने भी मेज़र का होगा ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये जो अगर सेंटर की बात करें
तो मान लो ये सेंटर ओ है, तो ओ डी आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर एंड ओ भी आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, बिकॉज डी भी क्या है आपका 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये था आपका पैरेललोग्राम। सेकंड जो आपका आता है क्वाड्रिलेटरल, वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आपका ऐसा दिखता है, ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स का जो एक पेयर है, कोई भी एक पेयर, वो आपका पैरेलल होता है। तो इट मीन्स इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक कोई भी पेयर पैरेलल है तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रेपेजियम। इट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो यानी कि ये जो ए बी साइड है ये किसके पैरेलल है, सी डी के। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो इसलिए ये क्या है, ये है ट्रेपेजियम। नेक्स्ट जो हमारा क्वाड्रिलेटरल आता है वो है आपका रोम्बस। रोम्बस आपका थोड़ा सा जो स्क्वायर होता है उसका टिल्टेड वर्जन होता है ये बस। इसमें क्या होता है कि आपकी सभी साइड्स इक्वल होती है। तो रोम्बस होता है जिसमें कि जो एक पैरेललोग्राम है, एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। अब पैरेललोग्राम which all sides are equal। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये हमने बना दिए डायगोनल्स। तो ये यहाँ पे जहाँ पे ये बाइसेक्ट करें यहाँ पे ये बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो आपकी ए बी है ये आपके इक्वल होगी बी सी के, बी सी इक्वल होगी सी डी के और सी डी इक्वल होगा आपका ए डी के। और ये जो डायगोनल्स हैं डी बी एंड ए सी ये कहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल आता है वो है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपका ऐसा दिखता है। रेक्टेंगल में आपकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं एंड जो भी एंगल होते हैं ये सभी होते हैं आपके 90 डिग्री के। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती है और इसके सभी एंगल होते हैं 90 डिग्री के। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। और जो ये डायगोनल्स जो इसके होते हैं ये डायगोनल्स होते हैं इक्वल, मतलब जो ये सी बी है ये इक्वल होगा ई सी के और ये आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब अगर ये इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो ए बी है वो इक्वल है सी डी के
ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, और जो ए सी है ये इक्वल है बी डी के। दूसरी चीज़ जो हम इसमें लिखेंगे, ये तो था साइड्स के बेस पे, जो इसके डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल है। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये आपके डायगोनल्स। बाकी इसमें ये चीज़ याद रखना कि जितने भी एंगल्स बने हैं वो 90 डिग्री के होंगे रेक्टेंगल के अंदर। एंड एक ये भी फैक्ट है कि जो एक पैरेललोग्राम है उसे आप रेक्टेंगल नहीं कह सकते, लेकिन जो ये रेक्टेंगल है ये हमेशा एक पैरेललोग्राम होगा। जब हमारा लास्ट क्वाड्रिलेटरल है वो है आपका स्क्वायर। स्क्वायर आपका ऐसा दिखता है, इसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती है। ओके, एंड जो इसके सभी एंगल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं जैसे रेक्टेंगल में होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी एंगल 90 डिग्री के आपके। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, एंड जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और साथ में वो बाइसेक्ट कौन से एंगल पे करते हैं, 90 डिग्री पे। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे कि ए बी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए सी, बिकॉज आपकी सभी साइड्स इक्वल है। ऐसे ही एंगल के लिए एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि आपके 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो ये सब हो गया। एंड साथ में ये जो डायगोनल बना रहे ए डी एंड बी सी, तो आपका ए डी इक्वल है बी सी के, बिकॉज ये है आपके डायगोनल्स। तो आपको ये चीज़ें अब याद रखनी है। ये था आपका क्वाड्रिलेटरल्स का टॉपिक। सो अब हम कुछ थ्योरम्स और कर लेते हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो जो आपकी फर्स्ट थ्योरम आती है वो आती है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक ट्रायंगल है, ओके, अगर एक ट्रायंगल है उसकी कोई भी दो साइड्स के अगर हम मिड पॉइंट लें और उन मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन बनाएं, तो वो जो लाइन बनेगी मिड पॉइंट्स के थ्रू जो एक लाइन बनेगी, यानी कि जो ई एफ बन रही है ये बी सी के हाफ होगी, मतलब ये थर्ड साइड के हाफ हो जाएगी, और ये साथ में इसके पैरेलल भी होगी। तो ये आपको याद रखना है। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel and half to the थर्ड साइड। यानी कि ये जो दो मिड पॉइंट्स हैं, ई और एफ किसके मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है ए बी का एंड एफ मिड पॉइंट है ए सी का।
तो ये जो लाइन सेगमेंट बन रही है इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे ये आपकी पैरेलल होगी थर्ड साइड के, एंड ये जो ई एफ है ये थर्ड साइड के हाफ के बराबर है, यानी कि ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी बाय 2। ओके, तो ये है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो है आपकी कि अगर कोई ट्रायंगल है, ओके, ए बी एंड सी, तो ये जो आपने मिड पॉइंट थ्योरम अभी यूज़ किया, आपको पता है कि ये इसके इक्वल, मतलब ये पैरेलल और ये इसके हाफ भी है ई एफ, ठीक है। अगर हम इसको प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये जो होगी ये क्या करेगी, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी कि बाइसेक्ट कर रही है वो थर्ड साइड को। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स of two sides of a triangle ओ सॉरी, ये वन साइड के बारे में है। मतलब ये आपके मिड पॉइंट थ्योरम की तरह ही है। तो ये वाली जो थ्योरम है ये कहती है कि अगर एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम कोई स्ट्रेट ऐसे लाइन निकाल देते हैं, ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी यहाँ पे ये पैरेलल होगी आपकी थर्ड साइड के, और ये आपकी बाइसेक्ट करेगी दूसरी साइड को। तो द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू another side bisects the third side। तो इस थ्योरम में ये है कि मान लो जो एक मिड पॉइंट है उसके थ्रू अगर हम एक लाइन निकालते हैं तो ये जो लाइन बनेगी ये पैरेलल होगी आपके थर्ड साइड के, एंड ये वाली जिस लाइन से वो निकलेगी, ठीक है, वो उसका क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी सिर्फ एक मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट थ्योरम में था कि आपके दो मिड पॉइंट गिवन थे, एंड इस थ्योरम में क्या है कि आपको सिर्फ एक मिड पॉइंट गिवन है, एंड यहाँ पे आपकी लाइन सेगमेंट बन रही थी, यानी कि दो एंड पॉइंट थे, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। एंड इस वाले थ्योरम में क्या है कि आपको यहाँ पे लाइन दी गई है एंड आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, एंड इसको एक्सटेंड करने के बाद जो लाइन बनती है वो आपके पैरेलल होगी थर्ड साइड के, एंड जो दूसरी साइड है उस साइड को वो क्या करेगी, बाइसेक्ट कर रही होगी। बाइसेक्ट का मतलब कि ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि अगर यहाँ से निकली है तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, यानी कि ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। तो ये जो आपकी थर्ड साइड है ए सी, ये इक्वल होगी आपकी ए एफ प्लस सॉरी ए एफ प्लस एफ सी की। ऑलराइट, वैसे ये थ्योरम कम पूछी जाती है बट आपको पता होनी चाहिए जस्ट इन केस अगर कोई क्वेश्चन बन के आ जाता है, इसलिए। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट कंटेंट है वो है आपका सर्कल्स के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है सर्कल, ठीक है। इसी की हम कुछ थ्योरम्स में देखेंगे, तो पहले हम सर्कल को जान लेते हैं सर्कल होता क्या है। ये जो एक है आपको फिगर दिख रही है, ये है सर्कल, ओके, ये है इसका सेंटर ओ। तो सर्कल को हम डिफाइन करते हैं कि सर्कल क्या है,
circle is a set of points in a plane which are at constant distance from a fixed point। तो पहले हम देखेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इसका मतलब क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो ओ मैंने बनाया है ये है आपका फिक्स्ड पॉइंट। आपका जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं सेंटर, ठीक है। उसके बाद ये जो मैं बना रही हूँ ये आपको दिख रहा है, ये सब है आपकी रेडियस, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सब है आपकी रेडियस। और जब आप बहुत सारी रेडियस को लिखते हो तो वो बन जाती है आपकी रेडियाई, यानी कि ओ ए किसके इक्वल है, ये इक्वल है रेडियस के। तो बात करते हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि सर्कल जो होता है ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स है ये, ठीक है, जो एक प्लेन के ऊपर, मतलब ये एक पेपर है, ये प्लेन है जिसके ऊपर हमने सर्कल बनाया हुआ है। और ये जितने भी आपके जो सेट ऑफ पॉइंट्स बने हुए हैं ये सब एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, किससे, एक फिक्स्ड पॉइंट से। तो आप जो एक सर्कल होता है उसके अंदर आप कितनी भी रेडियस बना सकते हो सेंटर से, ठीक है। तो वही जो सेंटर से जो आप रेडियस बना रहे हो जहाँ पे वो मीटअप करती है वो आपके हैं पॉइंट्स। तो इन्होंने उस बेहाफ पे बोला है कि फिक्स्ड पॉइंट से जो ये डिस्टेंस होता है ये सभी पॉइंट्स का इक्वल होता है। इसलिए जो आपकी एक सर्कल के अंदर रेडियस होती है वो हमेशा दूसरी बाकी रेडियस के इक्वल होगी। ओके, तो सर्कल की डेफिनेशन है that a circle is a set of points in a plane which are at a constant distance from a fixed point। ओके, एंड यहाँ पे फिर एक और बात देखो, ये हमने बनाया एस ए एफ, जो ये आपका ए एफ है ये है आपका डायामीटर। डायामीटर होता है जब एक सर्कल को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो डायामीटर को आप लिख सकते हो कि ये ट्वाइस होता है, ट्वाइस ऑफ होता है रेडियस के। एंड जो आपकी रेडियस होती है, सॉरी हाँ ठीक लिखा है, एंड जो रेडियस होता है वो होता है हाफ ऑफ डायामीटर। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। एंड साथ ही साथ आपको ये भी एक पॉइंट याद रख लो कि जो एक डायामीटर होता है वो सर्कल को डिवाइड कर देता है टू इक्वल पार्ट्स में। डायामीटर डिवाइड्स द सर्कल into two equal parts। टू इक्वल पार्ट्स में जब वो बट जाता है तो वो जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। तो ये एक तरह से सेमी सर्कल की डेफिनेशन भी है, सेमी सर्कल। ओके, तो हम नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्क की। तो आर्क क्या होती है, आर्क होती है कॉन्टिन्यूअस पार्ट सर्कल के अंदर का, अ कॉन्टिन्यूअस पार्ट ऑफ सर्कल। तो जैसे ही आपका ये सर्कल है, ओके, तो ये जो जा रहा है इसका ये कॉन्टिन्यूअस पार्ट है, कंटिन्यूटी में जा रहा है ना। तो मैंने इसको नाम दे दिया एम एन। तो ये जो मेरा एम एन है ये इसी का पार्ट है, तो एम एन क्या हो जाएगी, मेरी आर्क हो जाएगी। एम एन इज इक्वल्स टू आर्क, एंड आर्क का सिंबल होता है ये। ओके, तो ये आर्क का सिंबल है। ऐसे अगर मैं एक और आर्क बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बना सकती हूँ, एंड इस आर्क को मैं नाम दे देती हूँ पी क्यू।
क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस पार्ट है सर्कल का, मतलब मैंने उसी सर्कल के अंदर एक पार्ट बना दिया, मतलब उसी के ऊपर एक लाइन सी फेर दी, पी क्यू। तो पी क्यू क्या है मेरी, ये भी है एक आर्क, एंड आर्क का सिंबल होता है दिस वन। ऑलराइट, सो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड क्या होता है। ये हो गया आर्क। जो आपका सेकंड होता है वो होता है एक कोई भी लाइन जो कि जा रही है ऐसे सर्कल से, बट वो सेंटर से पास नहीं हो रही, ठीक है। ऐसे कोई भी एक लाइन जा रही है सेंटर से, और फिर वो जो लाइन एक सर्कल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिलती है, तो वो क्या बना देती है, सेकंड बनाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अ लाइन which intersect a circle at two distinct points, या फिर into distinct points, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एम एन क्या बना रहे हैं, एम एन क्या है, वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, और ये आपके क्या बना रहे हैं, सेकंड बना रहे हैं इस सर्कल के अंदर। सो आपके जो अब हम थर्ड चीज़ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कोड। सो कोड क्या होती है, कोड होती है किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे जो एक लाइन सेगमेंट बन रही है, इसको नाम दे देते हैं ओ पी, ठीक है। तो ओ पी हमारी है यहाँ पे कोड, एंड इसको हम डिफाइन करेंगे अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सेकेंड क्या था, एक लाइन थी जिसके कि दो पॉइंट्स मिल गए, लेकिन जो कोड क्या है वो एक्सटेंड नहीं हो रही कहीं भी, वो सिर्फ दो पॉइंट्स पे आके रुक गई। अ लाइन सेगमेंट joining two points in a circle। तो ये हो गया आपका कोड, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सेगमेंट। सो लेट्स सी कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट के लिए हम एक डिफरेंट सर्कल बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जो सेगमेंट होता है ये जो एक कोड है, ठीक है, कोड ही होती है सेगमेंट, लेकिन ये वो कोड होती है जो कि एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एंड जो ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है दोनों ही पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। एंड जनरली हम इसका एक कोई भी शेडेड पार्ट दिखा देते हैं कि हाँ ये सेगमेंट है, तो इस केस में ये सेगमेंट है। यहाँ पे ये पी क्यू हमने बना दी एक कोड। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो है अ कोड divides the circle into two parts and each part is called segment। ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसके थ्रू हमारी कुछ थ्योरीज निकलती हैं, प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कोड क्या है, सेगमेंट क्या है, इसलिए आपको मैं प्रॉपर अच्छे से बता रही हूँ। सो नेक्स्ट जब हम देखेंगे, नेक्स्ट है आपका सेंट्रल एंगल। सो सेंट्रल एंगल क्या होता है वो भी हम इसी फिगर में देख लेते हैं। ये आपका ओ जो है सेंटर है, तो इस सेंटर पे जो आपका एंगल बनता है, ठीक है, मान लो ए बी,
यानी कि ये जो एंगल ए ओ बी है ये क्या है आपका सेंट्रल एंगल है, ठीक है। द एंगल विच इज मेड अपॉन सेंटर, जो एंगल आपका सेंटर पे बनता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। तो ये आपका है सेंट्रल एंगल अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ठीक है। और अगर यहीं पे अब हम एक और देख लेते हैं सेक्टर, सेक्टर के लिए हम एक अलग फिगर बनाएंगे। सेक्टर होता है जब कोई भी एक आर्क है, ठीक है, यानी कि एक कॉन्टिन्यूस पार्ट है सर्कल का और उस आर्क के जो दो एंड पॉइंट्स हैं वो रेडियस बना रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो रेडियस बनाने के बाद जो ये पार्ट बच जाता है इसे हम कहते हैं सेक्टर, ओके। सेक्टर होता है जो ये रीजन है, ठीक है, ये दो रेडियस के साथ जब आर्क के जो दो एंड पॉइंट्स है वहाँ पे जब रेडियस बनती है तो जो आपका एरिया कवर होता है उसे हम कहते हैं सेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन होगी अ सेक्टर इज़ अ रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई, यानी कि टू रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड द इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ अ सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या है, एक जो सर्कल होता है इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तब कहलाता है, ये थोड़ी फिगर अच्छी नहीं बनी तो थोड़ा देख लेना क्योंकि पेन का यूज़ कर रही हूँ, तो आई कैन चेंज इट, ठीक है। तो ये जो चार डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, जब ये मीटअप करते हैं एक सर्कल पे, ठीक है, तो वो बन जाता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या डेफिनेशन देंगे इसकी, इफ़ ऑल फोर वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल lie on a circumference of a circle it is said to be cyclic। तो हम उसे कहते हैं साइक्लिक, ओके। तो ये एक सर्कल था, ठीक है, इसके अंदर ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो जो इसकी ये चारों वर्टिसेस हैं ये किस पे आ रही है, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे आ रही है, यानी कि वो सर्कल के ऊपर लाई ऑन कर रही है, तो इसलिए ये क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अब आपको इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, जो कि है द सम ऑफ अपोजिट angles of a cyclic quadrilateral is always 180 डिग्री। यानी कि अगर जैसे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो इसके ये जो अपोजिट एंगल होंगे, ठीक, तो इनका जो सम होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी होगा 180 डिग्री के इक्वल, और एंगल बी प्लस सी होगा 180 डिग्री के इक्वल। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो ये याद रखना बहुत काम आएगी, बिकॉज इसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
ओके, तो इसके अलावा आपकी एक और प्रॉपर्टी है जो कि सेगमेंट से रिलेटेड है, तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ हैशटैग करके कि अगर कितने भी एंगल्स क्यों ना हो, अगर वो एक सेम सेगमेंट के अंदर आते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो मान लो जैसे कि ये सर्कल है और इसके अंदर ऐसे ये दो एंगल बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना ये इसके इक्वल होगा, इसको नाम ले तो 1, इसको नाम ले तो 2, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में है। अब सेम सेगमेंट में क्यों है, क्योंकि ये जो कोड है, मान लो ये पी क्यू एक कोड है, ठीक है, तो इसने इस अब क्या किया, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये जब इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये थ्योरम कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि जितने भी इसमें एंगल बनेंगे, ठीक है, और अगर वो एक सेम सेगमेंट के अंदर है, मतलब इस सेगमेंट में चाहे इसमें 4 एंगल बने, 3 एंगल बने, 2 एंगल बने, वो सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ऐसे अगर यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे 2 या 3 एंगल बने हुए होते तो ये एंगल भी, इस सेगमेंट के अंदर जो एंगल बने हुए थे वो भी आपस में इक्वल होते। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। होप सो आपको ये चैप्टर प्रॉपरली समझ आया होगा। एंड एक भी चीज़ मिस मत करना, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग से चलते हो तो आपके जो बचपन में आपको लगेगा कि हमने तो ये सारी चीज़ें सीखी हुई है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप भूल जाते हो, तो वो आपके बहुत कम आएंगे। तो एक बार पढ़ लेना प्रॉपरली। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड जल्द से जल्द अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो बाय।